Hi students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December exams. तो भले ही आप December 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या अगली जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, this is one topic which is common in CS Executive as well as CS Professional. CS Executive कंपनी लॉ का ये टॉपिक है बोर्ड कमिटीज़ का, और CS Professional ESG का पार्ट ए का ये टॉपिक है बोर्ड कमिटीज़ का. तो दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर CS एग्जीक्यूटिव ऑल्सो एज वेल एज प्रोफेशनल. बोर्ड कमिटीज़ का ये टॉपिक है. ट्रस्ट मी 20 पेजेस के ये नोट्स हैं, ये मेरे खुद के बने हुए नोट्स हैं. इसमें सारे फ्लो चार्ट्स हैं, सारी कमिटीज़ के सारे फ्लो चार्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे. एंड ट्रस्ट मी कि आपका बहुत बड़ा एक पोर्शन जो है स्पेशली कंपनी लॉ का फॉर पार्ट बी कवर हो जाएगा, एंड इन ESG पार्ट ए का एक बहुत एसेंशियल चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा. राइट, सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. बोथ हेल्पफुल फॉर एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल. ओल्ड न्यू सबके काम आ जाएगा. और नोट्स अगर अवेल करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. वहाँ से ज्वाइन करके जो है आप ये नोट्स बहुत ही आसानी से अवेल कर सकते हैं. दैट इज़ लाइक वेरी वेरी यूजफुल, बिकॉज बिना नोट्स के तो कैसे ही पढ़ोगे. तो आज हम बोर्ड कमेटीज़ का टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे. इट्स वेरी वेरी एसेंशियल टॉपिक एंड ऑल्सो स्कोरिंग टॉपिक. जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव में भी है एंड प्रोफेशनल में भी है, तो दोनों ही जो लेवल के बच्चे हैं वो इन नोट्स को यूज़ कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी वेरी होलसम टॉपिक. सारे नोट्स सारे चार्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे एंड यू विल सी दैट इट्स गोइंग टू बी सो बेनिफिशियल. टेलीग्राम से आप ये नोट्स जब अवेल कर लेंगे, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और मज़े से इससे पढ़ लेना. राइट, सो आई स्टार्ट विद बोर्ड कमेटीज़. एंड ऑल्सो आई वुड से कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, सो डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, और नीचे कमेंट ज़रूर डू कमेंट बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू make it like very very helpful and very very useful. Thank you very much. Let's start with the video itself. So board committees का जो टॉपिक है, सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट इससे पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूँ. सो बोर्ड क्या होती है? मैनेजमेंट के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आती हैं, लेकिन बोर्ड जो होता है वो एक लिमिटेड नंबर होता है. राइट, बोर्ड कैन नॉट डू एवरीथिंग. ऑलवेज रिमेंबर दिस. वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स इज कि बोर्ड या जो डायरेक्टर होते हैं वो सब कुछ नहीं कर सकते. तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है डेलीगेशन का, कि अपने काम को डेलीगेट करो. ठीक है, हम 10-15 लोगों को बोलते हैं कि भाई तुम ये भी करो, तुम वो भी करो, तुम ऐसे भी करो, तुम वैसे भी करो. दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. ठीक है, एक पॉइंट के बाद क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी. राइट, सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है. जब एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली काम में ना तो वो मज़ा रहता है, काम ना उतनी बेहतरी से होता है. ठीक है, तो उस चीज़ को हमें सही से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसके लिए जो कंपनीज एक्ट है वो ये कहता है कि कमेटीज बना लो. ठीक है, कमेटी क्या होता है? इट्स लाइक अ स्मॉल वर्किंग ग्रुप विच इज आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड, consisting primarily of board members for the purposes of supporting the board's work. ठीक है, एक स्मॉल वर्किंग ग्रुप है जो कि बोर्ड ने आइडेंटिफाई किया, और उसमें बोर्ड के मेंबर्स ही होते हैं. राइट, उसमें बोर्ड के मेंबर्स ही होते हैं जो बोर्ड के काम को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो बोर्ड की जो कमेटीज हैं वो स्मॉल वर्किंग ग्रुप्स हैं जो बोर्ड के ही मेंबर्स हैं और वो बोर्ड के ही काम को सपोर्ट कर रहे हैं. राइट, सो बोर्ड कमेटीज इस तरीके से चलती हैं, स्मॉल वर्किंग ग्रुप. अब यहाँ पे कमेटी का मतलब क्या हुआ? कमेटी का मतलब है कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सो कॉन्स्टिट्यूटेड. कॉन्सेप्ट कहाँ से आया या पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि बोर्ड सब कुछ नहीं कर सकता. राइट, सो बोर्ड का काम किसी ना किसी को तो डेलीगेट करना ही पड़ेगा. तो डेलीगेट करने के लिए उन्होंने बोला आप छोटी छोटी कमेटीज बना लो अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग कामों के लिए, सो दैट ऑल द वर्क इज डिवाइडेड एंड एवरीवन कैन डू सम और द अदर वर्क. राइट, और इससे क्या होगा? इसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि जो हमारा बोर्ड है, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन नहीं होते, बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं. राइट, इस तरीके से कमेटी आती है. कमेटी का रोल कहाँ से आता है? कमेटी का रोल है क्या? कहते हैं रोल ऑफ, ये देखो ये सारे फ्लो चार्ट्स मैंने खुद बनाया, दे आर वेरी बेनिफिशियल. आपको 20 पेजेस के ये नोट्स मिलेंगे और सब कुछ याद हो जाएगा. रोल क्या है कमेटी का? नंबर 1, सपोर्टिंग द बोर्ड टू अचीव स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. जैसे मैंने आपको बोला, हमने स्पेशलाइज कमेटीज बना दी, ऑडिट कमेटी अलग कर दी, NRC अलग कर दी, SRC अलग कर दी. उससे क्या हो गया? सब अपने अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. तो जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है
उसे अचीव करने में बहुत बड़ी हेल्प हो गई, राइट। व्हाट इज द रोल ऑफ कमेटीज? इट सपोर्ट्स द बोर्ड टू अचीव स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को जो है अचीव करने के लिए ये काम करता है, विच इज वेरी वेरी एसेंशियल। सो इट इज सपोर्टिंग द बोर्ड टू अचीव स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 1। नंबर 2, हेल्प्स बोर्ड इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब क्या होता है, कमेटी एक सर्टन टास्क पे काम कर रही है, एक सर्टन चीज पे काम कर रही है, तो डेफिनेटली जब उससे रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग होता है तो उसमें भी वो बहुत बढ़िया तरीके से सामने आती है, राइट। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इनपुट फ्रॉम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब जब तुम कमेटीज देखते हो, हु आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, राइट, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, लाइक द वंस हु आर बेसिकली नॉट एग्जीक्यूटिव वंस, राइट। हु आर द एग्जीक्यूटिव वंस? एग्जीक्यूटिव वाले होते हैं जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, राइट, जिनको हर चीज पता होती है। तो जो एग्जीक्यूटिव नहीं होते वो नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब नॉन एग्जीक्यूटिव का जो रोल है वो डे टू डे में, रूटीन वर्क में बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं होती। लेकिन मेजरली कमेटीज में हमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का रोल बहुत बड़ा देखने को मिलता है। रीजन बीइंग दे आर नॉट एग्जीक्यूटिव, एंड बिकॉज दे आर नॉट एग्जीक्यूटिव, इनकी जो जजमेंट होती है वो फार मोर अनबाइज्ड होती है एंड फार मोर इंडिपेंडेंट होती है, राइट। सो वैल्यू ऑफ इनपुट जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब ऐसी कमेटीज बनती है तो हम उनका यूज जो है वो कर सकते हैं। एंड फोर्थ, इट सपोर्ट्स बोर्ड इन फुलफिलिंग इट्स रोल। तो बोर्ड का जो रोल है एफिशिएंटली बिजनेस को चलाना, उसमें कमेटीज बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ कमेटीज, राइट? रोल कमेटी का ये है, सपोर्टिंग द बोर्ड टू अचीव स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, राइट। बोर्ड को सपोर्ट करना ताकि वो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, उसके बाद डिसीजन मेकिंग बेहतर कर पाए, उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव से इनपुट ज्यादा ले पाए, राइट। वो जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे व्हेन वी गिव देम द चांस वो बहुत अच्छा इनपुट लेकर के आते हैं, एंड बोर्ड को सपोर्ट करने का एक बहुत अच्छा रोल जो है वो कमेटी निभाती है। तो कमेटी के 4 मेजर रोल्स हैं जो कमेटी के एंड से हमें मिलते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेकिंग बोर्ड कमेटीज? ठीक है, अब ये तो रोल हो गया कमेटी का, लेकिन इतनी सारी बोर्ड कमेटीज बनाने के पीछे की वजह क्या है, रीजन क्या है? कलर चेंज कर देती हूँ बिकॉज फ्लो चार्ट भी सेम ही कलर के हैं। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज नंबर 1, इट इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अभी मैंने तुम्हें बताया फालतू की जो वेस्टेज है, राइट, और वेस्टेज रिड्यूस होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको सब कुछ करना है, आपने पढ़ना भी है, आपने नोट्स भी बनाने हैं, आपने ये भी करना है, आपने वो भी करना है, आप बोलोगे यार सारा काम तो हम ही से करवाए जा रहे हैं, राइट। उससे क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी नहीं रहती। ठीक है, आप घर में देखोगे आधे ज्यादा काम हम डेलीगेट कर देते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? डेलीगेशन ऑफ वर्क से होता क्या है? डेलीगेशन ऑफ वर्क से जो मेन बंदा काम कर रहा होता है वो थोड़ा सा मतलब मेंटली रिलैक्स हो जाता है। ऐसे ही बोर्ड होती है। बोर्ड कितना हो सकता है? 10, 12, 15, ठीक है, 15 से ज्यादा भी कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन से, बट इतने लोग, फिर भी इतने सारे लोगों को मैनेज करना भी एक अलग टंटा है, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो बोर्ड कमेटीज क्या करती है, जब कमेटीज बन गई, अब बोर्ड के सर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, वो थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो गए, उनका काफी काम डेलीगेट हो गया। तो जब उनका काम डेलीगेट हो गया, वेस्टेज रिड्यूस हो गई, आलतू फालतू की चीजें हट गई और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी जब बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली बोर्ड जो है वो संतुष्टि से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो उनके देखने वाले हैं उन्हें देख सकता है और बहुत ज्यादा आराम से इन चीजों को एग्जीक्यूट भी कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, इवैल्यूएशन ऑफ एवरी माइन्यूट डिटेल्स एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस टू बोर्ड। तो अगर आपने कभी भी मुझे पहले सुना हो, आई ऑलवेज से कमेटी सिर्फ एक चीज करती है, दैट इज रिकमेंडेशंस, दैट इज इट। कमेटी को हम कह तो देते हैं ये चीज करो वो चीज करो, लेकिन कमेटी के पास एज सच कोई राइट नहीं होता कि वो अपने एंड से डिसीजन ले सकती है। अल्टीमेट डिसीजन बोर्ड का ही होता है। तो कमेटी करती क्या है? रेकमेंड। कमेटी रेकमेंड करती है, बोर्ड अप्रूव करता है। कमेटी रेकमेंड करती है, बोर्ड अप्रूव करता है। तो हर वो छोटी माइन्यूट डिटेल को वो इवैल्यूएट करके बताती है कि इसमें ऐसा हो गया, इसमें ऐसा हो गया, और फिर उसकी रिकमेंडेशन वो बोर्ड को देती है, जिसपे बोर्ड उसको अप्रूव करता है। सो इवैल्यूएशन ऑफ एवरी माइन्यूट डिटेल्स एंड मेक रिकमेंडेशंस टू द बोर्ड, ये काम भी बोर्ड कमेटी करती है। थर्ड, प्रोटेक्टिंग द बोर्ड फ्रॉम कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स। जब बोर्ड कमेटी बन जाती है तो कहीं ना कहीं वो जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स हैं और जो कंट्रोलिंग मैनेजर्स हैं उससे बोर्ड सेव करता है, बिकॉज बोर्ड की कमेटी बहुत अच्छे से काम करती है। बोर्ड की कमेटी हर उस छोटी बड़ी चीज को देखती है
हर चीज को ऑब्जर्व करती है, जो करना चाहिए, राइट। एंड जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स हैं या कंट्रोलिंग मैनेजर्स हैं, उससे जो है कंपनी को बहुत ज्यादा सेव भी करती है, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फोर्थ इज इट प्रिपेयर्स द बेस फॉर डिसीजन मेकिंग। यू नो, आई वुड अगेन से बोर्ड जो है वो इतनी सारी चीजें नहीं कर सकता। जब बोर्ड ने कोई फैसला करना है ऑडिट से रिलेटेड या किसी को अपॉइंट करने से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड है वो ऑडिट कमेटी से बात करेगा, किसी की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है तो वो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी से बात करेगा। तो वो एक बेस जो है डिसीजन मेकिंग का वो कमेटी बनवाती है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट है तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी से बात करेगा। हर चीज की तो कमेटियां तुमने बना के रखी हुई है, राइट। तो वो रेकमेंड करेगा, उस रेकमेंडेशन के बेस पे बोर्ड क्या है डिसीजन मेकिंग करेगी, विच इज अ वेरी वेरी बिग डील, राइट। नेक्स्ट इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड्स टाइम, जो हमने पहले ही बोला। अगर आप बोलोगे ये दो लोग हैं, इनसे सब करवाओ, ठीक है, ये भी करवाओ वो भी करवाओ, उससे क्या होगा, वो ओवरबर्डन हो जाएगा। अगर हमने बोला कि भाई मैनेजमेंट तो बोर्ड है, आप बोर्ड से सब कुछ कराओ नो प्रॉब्लम, लेकिन एक पॉइंट के बाद बोर्ड ओवरबर्डन हो जाएगा। जब बोर्ड ओवरबर्डन हो जाएगा तो जो प्रॉपर काम है, जो प्रोडक्टिविटी के काम है, जिनको उनका मेजर मतलब कि कंसंट्रेशन चाहिए, वो काम भी चले जाएंगे। सो इसीलिए दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। एंड लास्ट इज स्ट्रेंथनिंग द बोर्ड्स गवर्नेंस रोल। बोर्ड का जो गवर्नेंस रोल है, गवर्नेंस का रोल क्या है, ट्रांसपेरेंसी है, रिपोर्टिंग है, अकाउंटेबिलिटी है, वो रोल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होता है। अकाउंटेबिलिटी है, रिपोर्टिंग है, वो रोल जो है वो बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेंथन होता है, एंड दैट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रीजंस बिहाइंड बोर्ड कमेटीज है बोर्ड की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को देखना, हर छोटी बड़ी माइन्यूट डिटेल को बोर्ड देखता है और रिकमेंडेशंस करता है। बोर्ड को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स, डिसीजन मेकिंग का बेस बनाना, मैनेजमेंट अच्छी करना। यू नो, अब बोर्ड का जो टाइम बच गया है वो अच्छे कामों के लिए, मतलब जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट सिग्निफिकेंट काम है जो सिर्फ वही कर सकते हैं, वो चीजों के लिए यूज करेगा। और गवर्नेंस बहुत अच्छी होने वाली है, राइट। हाउ कमिटीज आर मैनेज्ड, कमिटीज मैनेज कैसे करी जाती हैं। आपने बोला कि बोर्ड ने कमिटीज बना दी, अब कमेटी को मैनेज करने का भी कोई तरीका होता है, बिल्कुल। कमेटी मैनेज होती है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ बोर्ड। कंपनीज एक्ट ने ये बोला कि आप कमेटियां बनाओ, जितनी मर्जी कमेटियां बनाओ, उसके रेफरेंस के जो टर्म्स है वो बोर्ड बनाएगा। हालांकि लिस्टेड कंपनीज में तुम देखोगे सेबी की बड़ी इंटरफेरेंस है, ये करो वो करो। कंपनीज एक्ट बहुत सारी चीजें बताता भी है, जैसे कॉम्पोजिशन, लेकिन कोरम हो गया, नंबर ऑफ मीटिंग्स हो गया, उसके लिए कंपनीज एक्ट कहता है कि बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है, बोर्ड जो चाहे वो डिसाइड कर सकता है। सो दैट क्रिएट्स अ बिगर इम्पैक्ट। सो कमेटीज कैसे मैनेज होती है, कमेटीज मैनेज होती है अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ बोर्ड, के बोर्ड ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोर्ड ने क्या बोला, इतना कोरम होना चाहिए, इतनी मीटिंग्स होनी चाहिए, एंड दैट इज इनफ, राइट। यहाँ पे कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं आते, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं आया कि कमेटी ये बोल रही है वो ये बोल रही, ना ना ना, इट इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द बोर्ड। नंबर 1, दो टाइप की कमेटीज होती हैं, हमेशा ये बात याद रखनी है। एक स्टैंडिंग कमेटीज होती है, एक एडहॉक कमेटीज होती है, राइट। राइट, सो दो टाइप्स की कमेटीज होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी होती है एक तरीके से परमानेंट कमेटी, किसी चीज के लिए बनाई, ऑडिट कमेटी है चली जा रही है, या एनआरसी है चली जा रही है। लेकिन एडहॉक कमेटी एक तरीके से टेम्पररी कमेटीज होती है। टेम्पररी कमेटीज कह लो या वो कमेटीज जो एक पर्पस के लिए बनाई जाती है। जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे जीएसटी आया या कोई भी एक्ट आता है या कोई भी रूल्स ड्राफ्ट होते हैं तो उसके लिए कमेटीज बनाई जाती हैं। उन कमेटीज का पर्पस यही होता है कि इन्होंने ये वाला एक्ट ड्राफ्ट करना है या इन्होंने ये वाले रूल्स ड्राफ्ट करने हैं। वंस इट इज डन द कमेटी इज डिसॉल्व्ड, राइट। ये दो तरीके की कमेटीज होती हैं। स्टैंडिंग कमेटीज वो होती है जो परमानेंट रहती है, जो एक ही तरीके का काम करती जा रही है। लेकिन एडहॉक कमेटीज जो होती है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है, राइट। जब वो पर्पस सॉल्व हो जाता है, जब वो पर्पस अचीव हो जाता है तो वो कमेटी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। सो दीज आर द एडहॉक कमेटीज, राइट। कमेटी का काम सिर्फ रेकमेंड करने का है और बोर्ड का अप्रूवल लेने का है। मैंने आपको पहले भी बताया, कमेटी सिर्फ रेकमेंड करेगी और बोर्ड का अप्रूवल लेगी, कमेटी सिर्फ रेकमेंड करेगी और बोर्ड का अप्रूवल लेगी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेट एट अ बोर्ड लेवल एंड नॉट एट स्टाफ लेवल। लेकिन हाँ, कमेटी की जो लेवल है वो बोर्ड लेवल है, वो स्टाफ लेवल की तरह काम नहीं करती, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स ही तो है ना, उसमें भी तो बोर्ड मेंबर्स ही है, तो वो स्टाफ लेवल की तरह कैसे काम करेगी, वो बोर्ड लेवल की तरह काम करती है, अच्छे से काम करती है,
रिकमेंडेशंस कर रही है लेकिन बिल्कुल अथॉरिटी के साथ करती है, राइट। जो बोर्ड है उसके पास पूरा पावर होता है अप्रूव करने का या डिसअप्रूव करने का, लेकिन उसके पीछे भी रीजंस होने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं वो कह सके नहीं भी हमारा मन नहीं है हम मानेंगे नहीं, ना ना ना, ऐसा नहीं होता। कमेटी के पास अपनी पावर्स होती है, कमेटी अपनी मेहनत करके वहां तक आपको रिजल्ट्स देती है, तो डेफिनेटली यू हैव टू टेल वैलिड रीजंस, राइट। तो ये बोर्ड लेवल पे ऑपरेट करती है, स्टाफ लेवल पे नहीं। और सबसे मजेदार बात है कि बोर्ड के मेंबर की एक्सपर्टीज, उसके टाइम और उसके कमिटमेंट का पूरी तरीके से यूज हो रहा है। कितनी तुम बोर्ड मीटिंग्स कर लोगे ना, कितनी बोर्ड मीटिंग्स कर लोगे, कितनी ही डिसीजंस उससे सीख कर लोगे, या क्या ही उससे इतना काम करा लोगे। उसकी जो भी एक्सपर्टीज है, जैसे ऑडिट कमेटी में हमें एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट चाहिए, जो भी उसकी एक्सपर्टीज है उसका एक्चुअली सही तरीके में यूज कहाँ पे होता है, कमेटीज में। कमेटी उन्हें एक एड ऑन ऑप्शन देती है कि हाँ वो अपनी एक्सपर्टीज को दिखा सके, वो अपने टाइम को यूटिलाइज कर सके, जो उनका कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो और भी ज्यादा बेहतरी से बता सके, राइट। एंड मिनट्स आर रिकॉर्डेड एंड फाइनल मिनट्स आर प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड। सो कमेटी के जो मिनट्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और फाइनल मिनट्स जो है वो बोर्ड के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द बोर्ड। दो तरीके की कमेटीज होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज, एडहॉक कमेटीज। सिर्फ only recommend and seek approval from board, operate at a board level and not at staff level। ये staff level पे operate नहीं करता, ये board level पे operate करता है। full use of boards members एक्सपर्टीज, टाइम एंड कमिटमेंट, और मिनट्स जो है वो रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं एंड फाइनल मिनट्स दे आर प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो हाउ द कमेटीज आर मैनेज्ड, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाती हैं, राइट। उसके बाद ना टेबल एफ आता है, ये आता है अगेन कमेटीज के लिए, बोर्ड के लिए, कमेटीज के लिए टेबल एफ दे रखा है ऑफ शेड्यूल 1। टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 कहता है कि एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल कंटेन, ठीक है। तो जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कि बोर्ड के पास पावर्स है कि वो अपनी पावर्स को फर्दर डेलीगेट कर सकती है ना। बिफोर टीचिंग एनीथिंग, शायद डायरेक्टर्स टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर के पास खुद की इतनी कुछ खास पावर्स नहीं होती। हर पावर जो है उसमें हम कहते हैं ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो डायरेक्टर वही चीज कर सकता है जो उसे ऑथोराइज्ड है, एंड दैट टू बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कोई भी कमेटी सो फॉर्म्ड है शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर सो डेलीगेटेड कॉन्फर्म टू एनी रेगुलेशंस दैट मे बी इम्पोज्ड ऑन इट बाय द बोर्ड। कमेटी जो है जो भी उनको पावर्स दी गई हैं वो करेगी। कमेटी में एक चेयरपर्सन भी होना चाहिए, चेयरपर्सन इज मस्ट। चेयरपर्सन, चाहे हम बोर्ड की बात करते हैं चाहे हम कमेटी की बात करते हैं, चेयरपर्सन बहुत जरूरी है। अगर चेयरपर्सन नहीं है तो आपस में ही जो है 5 मिनट में वो डिसाइड कर सकते हैं कि चेयरपर्सन कौन होगा। जो मिनट्स होते हैं वो भी चेयरपर्सन ने साइन करने होते हैं। चेयरपर्सन के पास एक पावर होती है चीजों को डिसाइड करने की, कि मतलब मीटिंग एडजर्न हो रही, हालांकि इट इज विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑल द अदर डायरेक्टर्स, बट स्टिल ही हैज अ पावर। देन द मेन थिंग ही हैज अ कास्टिंग वोट, राइट। तो हमें चेयरपर्सन इज मस्ट, तभी हम कहते हैं चेयरपर्सन पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। नहीं है तो आपस में किसी को भी 5 मिनट में डिसाइड कर लो, राइट। आपस में जितने भी मेंबर्स हैं आपस में से किसी एक को पिक कर लो फॉर द चेयरपर्सन पोजीशन। सो चेयरपर्सन को हम इस तरीके से जो है पिक कर लेते हैं, सो दैट द पर्पस इज सॉल्व, राइट। सो पर्पस सॉल्व करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अ कमेटी में मीट एंड एडजर्न, बिल्कुल मीट करना एडजर्न करना वो सेम है, वोटिंग के हिसाब से चलना है। इक्वालिटी वोट हो गई तो कास्टिंग वोट मिल जाता है चेयरमैन को, ठीक है। यानी कि अगर फेवर एंड अगेंस्ट के वोट्स बराबर हो गए तो कास्टिंग वोट किसको मिल जाएगा, टू द चेयरमैन। सारे के सारे जो एक्ट्स हैं वो वैसे ही करने हैं जैसे आपको प्रिस्क्राइब्ड है, राइट। दे एक्टिंग एज अ डायरेक्टर एंड जो भी रेजोल्यूशंस है वो इन राइटिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हाउ द कमेटी मेंबर्स आर सिलेक्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट। तो टेबल एफ में यही चीजें हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होना चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोर्ड को पावर दे रही है कि वो अपनी फर्दर पावर्स को डेलीगेट करे। कोई भी कमेटी जो बनती है उन्होंने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। कमेटी में चेयरपर्सन होना चाहिए, चेयरपर्सन नहीं है तो आपस में से 5 मिनट में किसी को चूज करना पड़ेगा। कमेटी कुड मीट एंड एडजर्न एज इट थिंक्स फिट एंड क्वेश्चंस अराइजिंग एट एनी मीटिंग ऑफ अ कमेटी शैल बी डिटरमाइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, राइट। इट इज लाइक दैट।
हाउ द कमेटी मेंबर्स आर सिलेक्टेड। अब सबसे जरूरी क्वेश्चन ये आता है कि कमेटी मेंबर्स सिलेक्ट कैसे किए जाते हैं, राइट? कमेटी मेंबर्स को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? सो व्हाट टास्क्स द कमेटी वांट्स टू अचीव, ठीक है? ऑडिट कमेटी है तो हमें ऑडिट कराना है, एनआरसी है तो हमें नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन डिसाइड करानी है, रिस्क मैनेजमेंट है तो रिस्क मैनेज कराना है। जो भी टास्क कमेटी कराना चाहती है उसे मैच करो विद द स्किल्स, नॉलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। ये तीन चीजें, जो भी टास्क जो है वो कमेटी कराना चाहती है उसको आपने मैच करना है स्किल्स के साथ, नॉलेज के साथ एंड इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स के साथ। स्किल्स के साथ, नॉलेज के साथ एंड इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स के साथ। सो हाउ कमेटी मेंबर्स आर सिलेक्टेड? कमेटी मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं टास्क के हिसाब से स्किल्स, नॉलेज एंड इंटरेस्ट को मैच करके, राइट? टास्क के हिसाब से स्किल्स, नॉलेज एंड इंटरेस्ट को मैच करके जो है कमेटी मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। हाउ कमेटी चेयरमैन इज अपॉइंटेड, राइट? और कमेटी का चेयरमैन, ये तो मेंबर हो गए, ये तो मेंबर हो गए। मेंबर में हमने क्या बोला? मेंबर में हमने क्या बोला कि आपने टास्क को मैच करना है स्किल, एक्सपर्टीज और उसके इंटरेस्ट के साथ। स्किल, एक्सपर्टीज और उसके इंटरेस्ट के साथ। हाउ कमेटी चेयरमैन इज अपॉइंटेड? कमेटी चेयरमैन अपॉइंट होता है नंबर 1 विद नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। उसके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, राइट? नंबर 2 प्रूवन लीडरशिप, राइट? उसके पास नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा तो इट्स गुड, यू नो, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी कमेटी की बात करो भाई, किसी के पास नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा तभी तो चलेगा ना। प्रूवन लीडरशिप, लीडरशिप जो है वो प्रूवन होनी चाहिए कि हाँ भाई उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कि उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज हैं। बिहेवियरल स्किल्स होने चाहिए, बहुत ज्यादा एंग्री, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। समवन हु इज वेरी न्यूट्रल, क्योंकि जो एक चेयरमैन है ना उसमें ये चीज देखी जाती है जो बहुत काम है, बहुत न्यूट्रल है। एंड मोटिवेशनल स्किल्स, हमें एक लीडर चाहिए, हमें डिक्टेटर नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो दूसरों से काम करा सके, राइट? मोटिवेट कर सके फॉर द वर्क। सो चेयरमैन सेलेक्ट करने के लिए हम नॉलेज एंड एक्सपीरियंस देखते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज देखते हैं, बिहेवियरल स्किल्स देखते हैं एंड मोटिवेशनल स्किल्स भी देखते हैं। ये 4 चीजें हैं जिन पे हम फोकस भर भर के करते हैं, राइट? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, प्रूवन लीडरशिप, बिहेवियरल स्किल्स एंड मोटिवेशनल स्किल्स। वहीं पे पैरा 72 में क्या कहा गया है? दैट कमेटी ने चेयरपर्सन इलेक्ट करना है और अगर कोई नहीं इलेक्ट हुआ या कोई नहीं आया 5 मिनट्स के अंदर तो वो आपस में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट नहीं हुआ, मतलब कोई, फॉर एग्जाम्पल, एक तो है कि इलेक्ट करना है, दूसरी चीज जिसको इलेक्ट किया वो 5 मिनट में नहीं आया या नहीं आ सकता तो एनी वन अमंग्स देमसेल्व्स वो चूज कर सकते हैं। एनी वन अमंग्स देमसेल्व्स जो है वो चूज कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं और इसी को कंटिन्यू करके जब हम मीटिंग्स की बात करते हैं, राइट, तो डेफिनेटली मीटिंग कंडक्ट करानी है। मीटिंग का चेयरमैन यही पर्सन होगा जिसने चेयरमैनशिप ली है और कोई चेयरमैन नहीं है देन डेफिनेटली आपस में से वो किसी एक को जो है अपॉइंट कर सकते हैं, राइट? आपस में से वो किसी भी एक को अपॉइंट कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट। तो मीटिंग्स ऑफ द कमेटी इस तरीके से चलती है, राइट? मीटिंग्स ऑफ द कमेटी, तो कमेटी के मेंबर्स मेजरली कैसे सिलेक्ट करने हैं? टास्क के साथ स्किल्स, नॉलेज एंड इंटरेस्ट को मैच करना है, टास्क के साथ स्किल, नॉलेज एंड इंटरेस्ट को मैच करना है और चेयरमैन के लिए आपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस देखना है, प्रूवन लीडरशिप देखनी है, बिहेवियरल स्किल्स देखने हैं, मोटिवेशनल स्किल्स देखने हैं, ठीक है? उसके बाद अब मेन चीज आती है कि मैंडेटरी कमेटीज कौन कौन सी हैं। तो एक तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है? एक हम चलते हैं सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के हिसाब से। कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिट कमेटी जो है वो मैंडेटरी है, सेबी एलओडीआर के हिसाब से भी। यहाँ पे एनआरसी मैंडेटरी है, यहाँ पे भी एनआरसी मैंडेटरी है, एसआरसी, यहाँ पे सीएसआर मैंडेटरी है। सीएसआर बेसिकली सारी ही कंपनीज में मैंडेटरी होती है, वो लिस्टेड है या नहीं है ऐसा कुछ उन्होंने स्पेसिफिकली बोला नहीं है, वो हर जगह पे हर कंपनी के लिए जो उस थ्रेशोल्ड में फॉल करती है, ठीक है? तो सीएसआर का मतलब मजा ही है कि वो शुरुआत में लिखा है एवरी कंपनी
एक थ्रेशोल्ड दे रखा है, जो उस थ्रेशोल्ड में फॉल कर गया, चाहे वो अनलिस्टेड है, पब्लिक है, प्राइवेट है, कोई भी कंपनी जो उस थ्रेशोल्ड में आ गया, वो CSR कमेटी उन्हें बनानी पड़ेगी। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है, ये मैंने कभी क्लासेस में मैंने बताया कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है वो सेबी कहता है कि इट इज मैंडेटरी, बट कंपनीज एक्ट नहीं कहता। वो आगे चल के तुम्हें पता चलेगा, जो प्रोफेशनल वाले हैं शायद उन्हें पता भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ये कहते हैं कि कंपनीज एक्ट कहता है कि जो ऑडिट कमेटी होती है वो भी बहुत सारा रिस्क मैनेज कर जाती है, राइट। ऑडिट कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के मेजरली बहुत सारे जो काम है, बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, रोल्स हैं, वो एक जैसे होते हैं, राइट। आई विल शो यू इन द अपकमिंग नोट्स ऑल्सो। तो वहां पे तुम देखोगे तो ऑडिट कमेटी हो गया, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी हो गया, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी हो गया, CSR, और इधर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हो गया, राइट। तो ऑडिट कमेटी की बात शुरू करते हैं सबसे पहले। और आप देखोगे मैंने नोट्स में सेक्शन वाइज हर चीज दिया है, सेक्शन सबसेक्शन, सेक्शन सबसेक्शन। ये कंपनीज एक्ट का हो गया, और फिर ये सेबी LODR की रेगुलेशंस आ गई। सो फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू रिमेंबर इट, यू विल इजीली रिमेंबर इट, राइट। बहुत आसानी से तुम इसको याद कर लोगे, बिकॉज सेक्शन वाइज दे रखा है, साथ में सब सेक्शन भी मेंशन किया, और जहां सेबी की बात आती है वहां मैंने रेगुलेशन नंबर्स भी मेंशन किया, राइट। तो बहुत मेहनत से बहुत चार्ट वाइज बनाया है, इट्स वेरी इजी, राइट। सबसे पहले हम ऑडिट कमेटी की बात करते हैं। सो ऑडिट कमेटी में सेक्शन 177 सबसेक्शन 1 की बात आती है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में ऑडिट कमेटी इज मैंडेटरी। मोस्टली तुम देखोगे लिस्टेड कंपनी में कोई भी ऐसे रेगुलेशन नहीं होती, ठीक है, कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं होता, ठीक है, कि ये थ्रेशोल्ड है, ये लिमिट है। लिस्टेड कंपनी को मेजरली चीजें या कमेटीज या ऐसा ही मतलब रखना पड़ता है। रीजन बीइंग लिस्टेड कंपनी की ज्यादा जवाबदारी है, ठीक है, लोग जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक का बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली ऑडिट कमेटी तो होनी ही चाहिए, राइट। सो एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसमें ऑडिट कमेटी होना इज मैंडेटरी, राइट। उसमें ऑडिट कमेटी होना मैंडेटरी, ये तो मैंडेटरी हो गया। एंड उसके साथ साथ एंड एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो लिस्टेड में तो हमने देख लिया, लेकिन अनलिस्टेड में चॉइस आती है, या तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए, या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए, या एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर, डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़ होने चाहिए। इस पॉइंट को जरा सुनना ध्यान से, ठीक है। एवरी लिस्टेड कंपनी हो गया, ठीक है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गया, ऑडिट कमेटी मैंडेटरी है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो या तो कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन या इक्वल टू 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ भी होगा तो भी वो उस थ्रेशोल्ड में फॉल कर जाएगा। अगर वो 10 करोड़ भी होगा तो भी वो उस थ्रेशोल्ड में फॉल कर जाएगा। टर्नओवर जो है मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़ होने चाहिए। अगेन अगर वो 100 करोड़ भी होगा तो भी वो उसमें फॉल कर जाएगा। लेकिन एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स जो है दैट शुड बी एक्सीडिंग 50 करोड़, यानी कि 50 करोड़ हुआ तो वो नहीं फॉल करेगा, वो 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ये एक्सीडिंग वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सब में और आएगा। इनमें से कोई भी एक कंप्लाई हो गया तो ऑडिट कमेटी की जो कॉम्पोजिशन है वो मैंडेटरी, कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंडेटरी अपने आप हो जाएगी, राइट। वो मैंडेटरी अपने आप हो जाएगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ चीजें जो है वो देखने वाली है, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी यही चीज हमें कहती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी जो है वो क्या हमें एक्चुअली कहती है कि एक तो हो गया एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, कि हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी में तो ऑडिट कमेटी होनी ही चाहिए। दूसरी चीज जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है उनमें ये ऑप्शन है, या तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल इक्वल देन या मोर, इक्वल और मोर देन 10 करोड़ हो, या तो उसका टर्नओवर इक्वल्स टू या मोर देन 100 करोड़ हो, या फिर जो उसका एग्रीगेट है आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स दैट शुड बी एक्सीडिंग 50 करोड़, राइट, दैट शुड बी एक्सीडिंग 50 करोड़। सो इस हिसाब से होता है। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गया, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन और इक्वल टू
10 करोड़ है और टर्नओवर मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़ है और आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स या डिपॉजिट जो है एक्सीडिंग 50 करोड़ है, इक्वल टू नहीं एक्सीडिंग, इस बात का ध्यान रखना और इस चीज को याद रखना, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो ये बहुत तुमको याद रहेगा, तो इस चीज का तुमने ध्यान रखना। ये ऑडिट कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। 177 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन के साथ सेक्शन के साथ तुम्हें ये चीजें मिलेगी, ठीक है। 177 सबसेक्शन 2 फिर यहाँ पे क्या कहता है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी में मिनिमम क्या होने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिनमें मेजॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मेजॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है, प्रोवाइडेड जो मेजॉरिटी है इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, मेजॉरिटी सारी की सारी प्लस द चेयरपर्सन जो है, दे शैल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो मतलब 50% से ज्यादा लोगों में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर पाए और उसको अंडरस्टैंड कर पाए, राइट। तो सेक्शन 177 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ऑडिट कमेटी। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ऑडिट कमेटी क्या है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और 3 में से यानी कि 3 की मेजॉरिटी कितनी हुई, 2, कम से कम 2 जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। अब हाफ करके 1.5 मत कर देना, ठीक है। 1.5 है तो 2 बन जाएगा वो, सो मेजॉरिटी जो है वो 2 हो गई, सो 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट। 50% जो है मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और इसी 3 में से हम कहते हैं जो मेजॉरिटी है प्लस द चेयरपर्सन है, मेजॉरिटी है प्लस द चेयरपर्सन है, दे शुड हैव द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने का और समझने का जो है उनमें इतना स्टैमिना होना चाहिए, राइट। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स दे शुड इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, they shall be the persons with the ability to read and understand the financial statements, very very important, right। So this is very very important। So majority जो है वो independent होनी चाहिए और majority plus chairperson है, they should have the ability to read and understand the financial statements। उसके बाद सेक्शन 177 सबसेक्शन 3 आता है, दे से कि हर ऑडिट कमेटी, ये एक्चुअली तब आया था कि इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद इन 1 ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट, तो ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट अगर नहीं है, ठीक है, अगर आप इस थ्रेशोल्ड में फॉल कर रही है कोई कंपनी और उन्होंने ऑडिट कमेटी नहीं बनाई है, तो इस एक्ट के आने के बाद विद इन 1 ईयर उन्होंने बना लेनी है, ठीक है। जस्ट फॉर रीड है, थोड़ा मतलब आइडिया होना चाहिए आपको। सेक्शन 177 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, एवरी ऑडिट कमेटी शैल इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस दैट आर स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय द बोर्ड शैल इंक्लूड। अब हर ऑडिट कमेटी के कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस होने चाहिए, वो क्या क्या होने चाहिए, द रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने करना क्या है, अब ऑडिट कमेटी का हम पूछेंगे कि मैम काम क्या ऑडिट कमेटी का, ऑडिट के लिए तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर सब लोग रखे हुए हैं, सो ऑडिट कमेटी बनाने का काम क्या, ऑडिट कमेटी क्या करती है, किसे अपॉइंट करना है ऑडिटर एज एन ऑडिटर, उसका रेम्युनरेशन क्या होगा, उसके टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होंगे, इन सारी चीजों का रिकमेंडेशन देती है, ठीक है। ऑडिट कमेटी का काम है अपॉइंटमेंट किसका होगा, रेम्युनरेशन कैसी होगी, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होंगे ऑडिटर्स के, इन सब का जो है रेफरेंस देना, रिकमेंडेशन देना। सेकंड, रिव्यू एंड मॉनिटर द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस, ठीक है। ऑडिटर कितना इंडिपेंडेंट है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की इंडिपेंडेंस हमें मैटर करती है, वैसे ऑडिटर की भी करती है, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो, वो किसी का रिश्तेदार निकला तो कंपनी तो गई। एग्जामिनेशन कैसे होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, राइट, एग्जामिनेशन कैसे होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट का, ठीक है। हाउ दे आर गोइंग टू बी एग्जामिन्ड, ये चीज देखनी जरूरी है। अप्रूवल ऑफ or any subsequent modification of transactions of the company with related parties, related parties के साथ जो transactions हुई हैं वो किस तरीके से approve हो रही है, या बाद में उनकी कोई modification हो रही है तो कैसे हो रही है, right। related parties के साथ कोई भी transactions हैं वो कैसे approve हो रही है, बाद में उनकी जो modification हो रही है वो कैसे हो रही है, that needs to be seen, right। provided, हाँ, कई बार क्या होता है ये ओमनिबस अप्रूवल दे सकते हैं, यस। ऑडिट कमेटी के पास ये पावर होती है कि वो ओमनिबस अप्रूवल दे सकती है, एक अम्ब्रेला अप्रूवल जिसे हम कहते हैं कि भाई इतने तक जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आप पास करा सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ओमनिबस अप्रूवल जो है वो दी जा सकती है। प्रोवाइडेड दैट इन केस, right, in case any transaction volume not exceeding 1 crore is entered into by a director or officer without obtaining the approval and it is not ratified within 3 months, उस केस में क्या होगा,
इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी. सो अब यहाँ पे बात आती है कि ओमनिबस अप्रूवल का केस आ गया, ओमनिबस अप्रूवल पे वो अमाउंट सेट कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है, ऑफ कोर्स नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, 1 करोड़ से कम, ये ट्रांजैक्शन पास हो जाती है एंड यू इवन नॉट सॉट द अप्रूवल, आपने अप्रूवल भी नहीं ली, अगले 3 मंथ्स में आपने अप्रूवल भी नहीं ली ऑडिट कमेटी की, तो दैट बिकम्स वॉइडेबल. दैट मीन्स एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमेटी ये ट्रांजैक्शन जो है वो वॉइडेबल बन जाती है. और अगर ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ, कोई रिलेटेड पार्टी निकली डायरेक्टर की या किसी डायरेक्टर ने इसे ऑथराइज किया है, तो फिर वो इस लॉस को इंडेमनिफाई करेगा, फिर वो कंपनी को कंपनसेट करेगा जितना भी नुकसान हुआ है. तो 1 करोड़ से कम की कोई ट्रांजैक्शन है, अगर उसका अप्रूवल आपने नहीं लिया ऑडिट कमेटी से, पहले तो उन्होंने आपको अलाउ ही नहीं किया, बाद में आपने 3 मंथ्स में उसे रेटिफाई भी नहीं कराया, तो फिर क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे इट विल बिकम वॉइडेबल, दैट टू एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी. और अगर ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी से निकली, कोई डायरेक्टर का रिश्तेदार निकला या डायरेक्टर ने उसे ऑथराइज किया था, तो यही डायरेक्टर जो ऑथराइजेशन दे रहा है, यही डायरेक्टर जिसका रिश्तेदार है, ये कंपनसेट करेगा. राइट. प्रोवाइडेड आल्सो दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू अ ट्रांजैक्शन अदर देन अ ट्रांजैक्शन दैट इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 188 बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी. हाँ, उन दोनों के बीच में ये अप्लाई नहीं होता, बिकॉज अगेन होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, 100%, तो 100% ओनर है, तो उनके आपस में रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस की जो ये वाली प्रोविजंस है, ये एप्लीकेबल नहीं होती. राइट. देन स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, इनकी स्क्रूटनी करना, स्क्रूटनी एनालाइज करना. ठीक है. हाउ मतलब एनालाइज इन द सेंस कि क्या अमाउंट है, कितना, व्हाट इज द ड्यू डेट, वो सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट्स कितनी हो रही है, ये सारी चीजों के बारे में इन्हें पता होना चाहिए. वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स और असेट्स ऑफ द कंपनी, जहां जहां वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है, किसी को प्रोवाइड करनी है वैल्यूएशन, वो करना. इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स, मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड्स रेज थ्रू पब्लिक ऑफर्स एंड रिलेटेड मैटर्स, के एंड यूज उसका कैसा हो रहा है. राइट. पब्लिक ऑफर्स का या रिलेटेड मैटर्स का जो एंड यूज है वो कैसा हो रहा है, दैट नीड्स टू बी सीन. राइट. ये हो गया आप पावर्स. 177 सबसेक्शन 4 टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या रहेंगी, क्या क्या बेसिकली उन्होंने करना है. 177 सबसेक्शन 5 बात करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की. अब ये जो ऑडिट कमेटी है, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनल कंट्रोल. इनका काम तो यही है ना, ऑडिट का वैसे देखा जाए तो ऑडिट क्यों किया जाता है कि गलतियां पकड़ी जा सके. वहीं पे अगर हम ऑडिट कमेटी बना देते हैं तो उनका ये एक काम हो जाता है कि इंटरनल कंट्रोल वो कैसे मेंटेन करती है. ठीक है. सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे मेंटेन होता है. नंबर 1, कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स. ऑडिट कमेटी क्या करेगी, सारे ऑडिटर्स के जो हैं कमेंट्स को इनवाइट करेगी. व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है. उससे क्या पता चलेगा, मतलब उनके कमेंट्स किस किस चीज पे इनवाइट करने, क्या क्या उनसे पूछना है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उनके हिसाब से कैसा है. उन्होंने ऑडिट किया, जो स्टैच्यूटरी ऑडिटर है या सेक्रेटरियल ऑडिटर है या कॉस्ट ऑडिटर है, उन्होंने ऑडिट किया. अब वो बताएंगे कि कहाँ पे कमियां आ रही हैं, कहाँ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, उनसे जानो. ठीक है. तभी तो आप बेटरमेंट कर पाओगे ना, तभी यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ. तो उसके लिए जानना जरूरी है कि कहाँ पे कमियां आ रही हैं. तो वो कमियां जानने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में पूछना है. तो आप ऑडिटर से जो है कमेंट पूछ सकते हो, ऑडिटर से जो है कमेंट पूछ सकते हो, उनसे जान सकते हो ये सारी चीजें. नंबर 1. नंबर 2, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है. ठीक है. उनका स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है और उनकी अल्टीमेट ऑब्जर्वेशंस क्या है. ऑब्जर्वेशंस कह लो, क्वालिफिकेशंस कह लो. ठीक है. कि वो क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ऑडिट कमेटी का एक बहुत बड़ा रोल आता है कि जो ऑडिटर है, कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स. राइट. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो गया या स्कोप ऑफ ऑडिट हो गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 2, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर देयर सबमिशन टू द बोर्ड. जब भी बोर्ड को सबमिट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको रिव्यू करना बिफोर इट इज सबमिटेड टू द बोर्ड. सो रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर इट सबमिटेड टू द बोर्ड, ये भी इन्हीं का काम है. राइट. ये भी इन्हीं का काम है, विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. उसको रिव्यू करना, उसको जानना कि क्या क्या चीजें उसमें है. नंबर 3, डिस्कस एनी रिलेटेड इश्यूज. किस किस चीज के बारे में वो इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. कौन सी चीज के इश्यूज जो है वो डिस्कस होने चाहिए, डिस्कस हो सकते हैं. इंटरनल ऑडिटर्स के साथ कोई इशू है,
राइट, स्टैच्यूटरी ऑडिटर्स के साथ कोई इशू डिस्कस करना है या मैनेजमेंट के साथ कोई इशू डिस्कस करना है. सो ऑडिट कमेटी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. दैट नीड्स टू बी सीन कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ऑडिट कमेटी का क्या रोल है. नंबर 1, वो कमेंट्स इनवाइट करें ऑडिटर्स के, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा चल रहा है, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है और इनकी खुद की ऑब्जर्वेशंस क्या है ऑडिटर की. नंबर 1. नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना. सबमिट करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना बहुत जरूरी है. एंड नंबर 3, कोई भी मैटर अगर उन्होंने डिस्कस करना है, इंटरनल ऑडिटर से करना है इंटरनल ऑडिटर से कर ले, स्टैच्यूटरी ऑडिटर से करना है स्टैच्यूटरी ऑडिटर से कर ले, मैनेजमेंट से करना है मैनेजमेंट से कर ले. तो ये 3 मेजर चीजें हैं जो ऑडिट कमेटी करती है जिससे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है मेंटेन किया जा सकता है. वहीं पे सेक्शन 177 सबसेक्शन 6 क्या कहता है? ऑडिट कमेटी शैल हैव अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट. ऑडिट कमेटी के पास पूरी पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, कि वो इन्वेस्टिगेशन करे. राइट. नंबर 1, आइटम स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4. ऊपर वापस चले जाओ. आइटम स्पेसिफाइड, ये सारी चीजें तो हैं, ये सारी पावर्स हैं और इनको इन्वेस्टिगेट करने की पावर्स भी है. यहां तक पहुंचने के लिए अगर कोई भी चीज उनको चाहिए, इन्वेस्टिगेशन की चीज चाहिए, तो वो कर सकते हैं. नंबर 1. नंबर 2, obtain professional advice from external sources. Yes, this is also allowed. जो ऑडिट कमेटी है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से प्रोफेशनल एडवाइजेस भी सीख कर सकती हैं. एंड नंबर 3, फुल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी. पूरा का पूरा एक्सेस इंफॉर्मेशन का which is actually there in the records of the company. तो ये एक बहुत एसेंशियल चीज हो जाती है कि ऑडिट कमेटी के पास पावर होनी चाहिए इन्वेस्टिगेट करने की. जो सबसेक्शन 4 के मैटर्स हैं, अगर आपको कोई प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, बाहर के सोर्सेज से अगर आपको कोई प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए. एंड नंबर 3, फुल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, जो भी रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी है उन्हें पूरा एक्सेस देना, कि ताकि ऑडिट का मतलब तो ये होता है ना, ऑडिट कमेटी भी वहीं तक पहुंच पाती है. ठीक है, ऑडिट का मतलब तो यही होता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो द नेक्स्ट सेक्शन 177 सबसेक्शन 7 हमें ये कहता है कि ऑडिटर्स एंड केएमपी के पास राइट टू बी हर्ड है. बिल्कुल, अगर ऑडिटर्स कुछ कहना चाहते हैं, केएमपीज कुछ कहना चाहते हैं, तो बेशक बेधड़क वो बोल सकते हैं, लेकिन उनके पास जो है दे हैव नो राइट टू वोट. अगर ऑडिट कमेटी की मीटिंग होती है तो उनके पास राइट टू वोट नहीं है, लेकिन राइट टू बी हर्ड. अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली कह सकते हैं, बट वो वोट नहीं कर सकते. ठीक है, दे हैव नो राइट टू वोट बट दे हैव राइट टू बी हर्ड. ठीक है, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो कह दे, बट वो वोट नहीं कर सकते. तो ये बात आपने याद रखनी है. ऑडिटर्स और केएमपीज जो है वो कमेटी की मीटिंग्स में आकर के अगर कुछ कहना चाहते हैं, दे हैव अ राइट टू बी हर्ड बट नो राइट टू वोट. नो राइट टू वोट. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट हियर. ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं. तो सेक्शन 177 सबसेक्शन 8 क्या कहता है? डिस्क्लोजर इन बोर्ड्स रिपोर्ट. ऑडिट कमेटी की कॉम्पोजिशन जो है वो बोर्ड्स रिपोर्ट में बतानी पड़ती है. राइट. और अगर बोर्ड कहीं भी उसका रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करता तो इसका रीजन भी बोर्ड में बताना पड़ता है विद रीजंस. आई टोल्ड यू ना कि इतना आसान नहीं होता. अगर ऑडिट कमेटी ने कुछ सजेस्ट किया है, ऑडिट कमेटी ने कुछ रेकमेंड किया है और बोर्ड उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो बोर्ड को फिर क्या करना पड़ेगा? रीजंस देने पड़ेंगे कि वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा. ठीक है, ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन जब बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता तो सेक्शन 177 सबसेक्शन 8 हमें ये कहता है कि अगर बोर्ड भी कोई भी रीजन की वजह से रिकमेंडेशन नहीं एक्सेप्ट करती ऑडिट कमेटी की, तो वो भी उन्हें जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा विद रीजंस इन द बोर्ड्स रिपोर्ट. राइट. सो आई विल स्टॉप ओवर हियर ओनली. यहाँ तक जो है कंपनीज एक्ट की ऑडिट कमेटी को आप ध्यान से देखो. इट इज वेरी वेरी रेलेवेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसको देखो, एक एक चीज जो है आपको समझ आती है. देन आई विल प्रोसीड विद पार्ट नंबर 2 ऑफ ऑडिट कमेटी, जिसमें हम सेबी की एलओडीआर रेगुलेशंस करेंगे, बिकॉज इतनी चीज भी समझनी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है. सो दैट वुड बी रेलेवेंट फॉर यू. राइट. आप यहाँ तक करिए. देन आई विल सी यू इन अनदर क्लास. प्रोबेबली टुमारो आई विल अपलोड द सेम सेबी रिकमेंडेशंस वाली. ये कंपनीज एक्ट वाली है, वो सेबी रिकमेंडेशन वाली होगी. सो मेक श्योर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस वाली होगी, सॉरी. सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी. थैंक यू वेरी मच. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड टुमारो वी विल बी मीटिंग फॉर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस. Thank you very much. I'll see you super soon with another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.